डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट 8। इस पार्ट 8 में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल्टरेशन इन लायबिलिटी और लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी चेंज तभी हो सकती है जब एक कंपनी की जो कैटेगरी है वो चेंज हो। इसको समझिए आप, जब कंपनी पब्लिक से प्राइवेट हो या प्राइवेट से ओपीसी हो या ओपीसी से प्राइवेट हो या फिर प्राइवेट से पब्लिक हो, जब कंपनी की जो कैटेगरी है वो जब चेंज होगी तब उसे अपनी लायबिलिटी चेंज करनी ही होगी और तभी वो अपनी लायबिलिटीज़ को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल और कैपिटल क्लाउज। अब मेमोरेंडम के बेसिस पे जो कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज कर सकती है और उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि या तो कैपिटल इंक्रीज़ होगी या रिड्यूस होगी या उसका रीऑर्गेनाइजेशन होगा। जो डेट इक्विटी मिक्स है उसका रीऑर्गेनाइजेशन होगा। 30-70 है, 70-30 है, 50-50 है या फिर 20-80 है। तो वो जो रेशो है डेट इक्विटी का, कभी कभी वो भी जो है वो चेंज हो जाता है। कभी कभी ये देखा जाता है कि जो शेयर्स है उसको स्टॉक में तब्दील कर दिया जाता है और जो स्टॉक है उसको शेयर्स में तब्दील कर दिया जाता है। यहाँ पर हमारे सभी ऑल्टरेशन कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे सिद्धांत पढ़ने जा रहे हैं। वो सिद्धांत है बाहर के अधिकारों का सिद्धांत, द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। जो शब्द है अल्ट्रा वायर्स वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है। एक है अल्ट्रा, जिसका मीनिंग होता है बियॉन्ड यानी कि बाह्य, और जो वायर्स जो शब्द है उसका मीनिंग होता है पावर, शक्तियाँ, यानी कि बाहर की शक्तियाँ। तो इसको हमने एक नाम दे दिया है बाहर के अधिकारों का सिद्धांत। अब ये बाहर के अधिकारों का जो सिद्धांत है वो क्या है? कभी कभी कंपनी को कुछ इस प्रकार के एक्ट करने होते हैं जो उसके सतत चलने के लिए ज़रूरी होते हैं, उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ज़रूरी होते हैं, किंतु उनकी जो सीमाएं हैं, उनका जो उल्लेख है वो उसके मेमोरेंडम में नहीं होता है, उसके आर्टिकल में भी नहीं होता है। तो वे सभी कार्य जो कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल में नहीं हैं, उनके अलावा जो कार्य हैं वो सभी अल्ट्रा वायर्स की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे एक कैटेगरी और है, एक्ट डन आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज़ बिकम इम्पॉसिबल। कभी कभी उद्देश्य जो इस प्रकार के हो जाते हैं कि उनको पूरा नहीं किया जा सकता है, तो उस केस में अगर कंपनी वो कार्य करती है तो वो अधिकारों के बाहर का सिद्धांत के आधार पर वो कार्य करती है। अब जो अल्ट्रा वायर्स है उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, उनके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उनका प्रभाव क्या होता है, यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि अधिकारों के बाहर के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले सभी कार्य वॉइड एब इनिशियो, यानी कि ये शब्द आपने, ये जो फ्रेज़ है वो आपने बिजनेस लॉज में पढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब होता है शुरू से ही व्यर्थ। अल्ट्रा वायर्स जो एक्ट्स होते हैं, जो एक्टिविटी होती है वो शुरू से ही व्यर्थ मानी जाती है, मीन्स नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। वो कानूनी रूप से लागू नहीं होती है। दूसरा आता है इसमें नो रेटिफिकेशन, यानी कि पुनः अवस्था में, यानी कि पूर्वावस्था में आना संभव नहीं हो पाता है। जब अल्ट्रा वायर्स एक्ट किए जाते हैं तो उनके बाद में पुनरावस्था लाना संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट आता है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है निषेधाज्ञा। अगर कंपनी के मेंबर्स को ये पता है कि
जो कंपनी है वो अल्ट्रा वायर्स एक्ट करने जा रही है या जा सकती है, तो बाय द कोर्ट ऑफ लॉ दे कैन क्लेम फॉर इंजंक्शन, वो निषेधाज्ञा लागू कराने के लिए परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। अल्ट्रा वायर्स एक्ट जितने भी है उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होती है, उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो जिम्मेदार होते हैं, उनकी पर्सनल लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि यदि अल्ट्रा वायर्स एक्ट किसी भी अथॉरिटी के जो पेरिफेरी है, जो उसका स्कोप है, या जो अथॉरिटी है वो चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे वो एजेंट हो, उनके पेरिफेरी, उनकी जो स्कोप है उससे अगर बाहर है तो इसे ब्रीच ऑफ वारंटी ऑफ अथॉरिटी कहा जाता है। तो इसके लिए जो कंपनी है वो लायबल नहीं होती है। देन कंपनीज राइट ऑन अल्ट्रा वायर्स परचेज प्रॉपर्टी। अधिकारों के बाहर के सिद्धांत के अंतर्गत यदि कोई प्रॉपर्टी परचेज की जाती है तो उस प्रॉपर्टी पर कंपनी अपना अधिकार रखती है, और जैसे कि नियम दिए हुए हैं उन नियमानुसार वो जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी को ट्रांसफ़र होनी होती है। नेक्स्ट आता है अल्ट्रा वायर्स बोरोइंग। जो कंपनी ने बोरोइंग की है उनमें, क्योंकि ये अल्ट्रा वायर्स हैं, अधिकारों के बाहर है और अल्ट्रा वायर्स वॉइड एब इनिशियो भी हैं, तो इन सब बोरोइंग्स के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होती है। नेक्स्ट अल्ट्रा वायर्स लैंडिंग। अल्ट्रा वायर्स लैंडिंग के केस में क्योंकि जो मनी है, जो फंड है वो ट्रांसफ़र हुआ कंपनी से, तो वो अल्ट्रा वायर्स लैंडिंग में जो कंपनी है वो अपने फंड पर, अपने मनी पर पूरा अधिकार रखती है और उस लैंडिंग से वो जो फंड है उसको रिकवर करने का अधिकार भी रखती है। नेक्स्ट इज़ अल्ट्रा वायर्स टॉर्ट्स एंड सिविल रॉन्ग्स। टॉर्ट्स यहाँ पर दंगों को कहा गया है। कंपनी उन किसी भी दंगों के लिए या किसी भी सिविल रॉन्ग के लिए जिम्मेदार नहीं है जो उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उससे कनेक्शन नहीं रखते हैं। लेकिन यदि टॉर्ट्स और सिविल रॉन्ग्स उसके एम्प्लॉयज़ या किसी एजेंट ने किया है जब तक कि वो उसी कंपनी में एम्प्लॉय था, उसके लिए कंपनी जिम्मेदार मानी जाती है। ये कंसिक्वेंसेस है अल्ट्रा वायर्स के लिए, परीक्षा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। इनको अच्छे से आपको समझना है और याद भी करना है। नेक्स्ट आता है एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्राइन अल्ट्रा वायर्स। जो अधिकारों के बाहर का सिद्धांत है उसके क्या क्या अपवाद हैं। रेटिफिकेशन ऑफ एक्ट अल्ट्रा वायर्स आर्टिकल। यहाँ पर ये जो इंग्लिश की बुक है वहाँ पे एक शब्द और मिलेगा आपको, इंट्रा वायर्स, यानी कि जो अल्ट्रा वायर किया गया है, जो एक्ट किया गया है, जो उन्होंने कार्य किया है, उसका एक भाग अल्ट्रा वायर्स की श्रेणी में आता है, लेकिन उसका जो दूसरा भाग है वो कानूनी रूप से जो भी प्रोविज़न, गाइडलाइंस, रूल, रेगुलेशन दी हुई है उस रूप से वो सही है। तो उस केस में जो रेटिफिकेशन है यानी पुनरावस्था जो है वो लाई जा सकती है सिर्फ उसी पार्ट के लिए जो कि सही है। नेक्स्ट आता है रेटिफिकेशन ऑफ एक्ट अल्ट्रा वायर्स डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर्स ने जो निर्णय लिया वो सततता के लिए, नियमितता के लिए ज़रूरी था, तो उस केस में भी रेटिफिकेशन हो सकता है। लेकिन
अगर अल्ट्रा वायर्स किया गया है अटमोस्ट गुड फेथ में, यानी कि विश्वास के आधार पर कोई अनुबंध किया गया है, उस केस में कंपनी की किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी, कोई उत्तरदायित्व नहीं है। नेक्स्ट आता है राइट टू रिकवर अल्ट्रा वायर्स लेंट मनी। अल्ट्रा वायर्स में हमने जैसा अभी डिस्कस करा, जो क्योंकि वो जो फंड है वो कंपनी का है, वो अल्ट्रा वायर्स नहीं था, लैंडिंग अल्ट्रा वायर्स थी, तो उस केस में जो कंपनी है वो अपना जो फंड है वो रिकवर करने का अधिकार रखती है। नो राइट ऑन अल्ट्रा वायर्स लोन और परचेजेज ऑन क्रेडिट। अगर अल्ट्रा वायर्स में कोई क्रेडिट पे चीज़ परचेज की गई है या कोई लोन लिया गया है, उसमें जो सेलर है उसका कोई अधिकार नहीं है, उसको फिर वो ऑर्डर ट्रेस करना होगा कोर्ट के थ्रू, और देखा जाएगा कि इसमें कितना भाग वैधानिक है और कितना भाग अवैधानिक है, अल्ट्रा वायर्स का कितना पार्ट है। नेक्स्ट है लाइबिलिटी टू पे अल्ट्रा वायर्स लोन्स यूज्ड इन पेइंग इंट्रा वायर्स डेट्स। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जो कि डेट्स जायज़ थी, जो उधार जायज़ था, उनको चुकाने के लिए यदि अल्ट्रा वायर्स किया गया, तो उस केस में अगर लोन लिया गया अल्ट्रा वायर्स का यूज़ करते हुए, तो जितना भाग उन डेट्स को चुकाने में किया गया है वो अल्ट्रा वायर्स नहीं माना जाएगा, वो वॉइड एब इनिशियो नहीं होगा। लेकिन उसके जो बाकी का जो पार्ट है उसके लिए जो डायरेक्टर्स हैं या जो मेंबर्स हैं वो उत्तरदायी होंगे। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी फॉर अल्ट्रा वायर्स लोन थ्रू मिस रिप्रेजेंटेशन। यदि हम कंपनी लॉ के सेक्शन 15 से 22 के बीच की बात करें, तो सेक्शन 15 से 22 के बीच में मिस रिप्रेजेंटेशन एग्जिस्ट करता है, और मिस रिप्रेजेंटेशन में क्योंकि तथ्यों के साथ में छेड़छाड़ हुई है, इसलिए इसके द्वारा जो अनुबंध क्रियान्वित किया गया है वो या तो वॉइडेबल होगा या वॉइड एब इनिशियो होगा। तो इस केस में जो अल्ट्रा वायर्स है वो भी वॉइड एब इनिशियो की कैटेगरी में फॉल करेगा। देन लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर फॉर अल्ट्रा वायर्स पेमेंट्स। हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो डायरेक्टर्स हैं वो अल्ट्रा वायर्स के लिए जिम्मेदार होंगे यदि उसमें इंट्रा वायर्स जो कंपनी है उसका कोई भाग नहीं है। तो लाइबिलिटी फॉर इरेगुलर एक्ट। अब कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी है वो जो रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइंस जो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में दिए गए हैं उनको वो फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इस केस में रेटिफिकेशन हो सकता है, लेकिन उसमें अल्ट्रा वायर्स कहीं पे शामिल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी व्हेन एक्ट्स डन आर प्रूव्ड टू बी एक्ट्स नेसेसरी फॉर द फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। यदि अधिकारों के बाहर के सिद्धांत में कुछ इस प्रकार के कार्य किए गए हैं जो कंपनी के लिए ज़रूरी थे, उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ज़रूरी थे, और उनसे जो एक्ट है, जो वहाँ का जो लागू विधान है उसका नुकसान नहीं हो रहा हो, तो उस केस में जो एक्ट्स हैं उनको रेगुलराइज किया जा सकता है, क्योंकि वो कंपनी की सततता के लिए ज़रूरी थे, फर्दरेंस के लिए मैंडेटरी थे। तो इस केस में जो कंपनी है वो लायबल होगी, लेकिन जितना भाग अल्ट्रा वायर्स की कैटेगरी में है उसको छोड़कर उनको रेगुलराइज किया जा सकता है, और बाकी के लिए जो भाग बचा हुआ है अल्ट्रा वायर्स की कैटेगरी में आता है उसके लिए कंपनी लायबल मानी जाएगी। तो आज हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पूरा कर चुके हैं। इसके बाद आपको एक असाइनमेंट भेजा जाएगा जिसमें कि जो पिछले चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, और इन सभी क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगे ये क्वेश्चंस।
थैंक यू।